नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज का जो सवाल है यह जो है प्री बोर्ड एग्जाम का सवाल है और ये कक्षा 10 का है। ये प्री बोर्ड एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है और इसमें हमको जो है व्हाट्सएप से आया हुआ है कि सर इन क्वेश्चनों का जो है जवाब बता दीजिए। तो इसका जो है सॉल्यूशन आज हम लोग जो इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क में जो है क्या कह रहा है। क में देखिए क्या, तो देखिए क में जो है कह रहा है कि 2x + 3y = 11 तथा 2x - 4y = -24 को हल कीजिए तथा इससे यम का जो है मान ज्ञात कीजिए जबकि y = mx-3 है। इसके अलावा ख ग घ भी जो है हम लोग देखेंगे। तो आप लोग इसको जो है देखते रहिए और पूरा सवाल देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए लोग जो है इसको यहाँ से हल करते हैं। तो हमको जो है दिया है, क्या दिया हुआ है ये हम लिख लेते हैं। तो हमको दो समीकरण दिया गया है, 2x + 3y = 11 है और एक समीकरण है हम लोगों को दिया गया है। ये समीकरण नंबर आपका 1 हो गया। ये समीकरण नंबर 2 दिया गया है, 2x और माइनस में 4y बराबर कितना है, तो माइनस में 24 है। ठीक है, तो माइनस में 24 है और इसको समीकरण नंबर हम लोग 2 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग को जो है दिखाना है, कह रहा है कि इसमें यम का वह मान ज्ञात कीजिए। इसमें हम लोग को यम का जो है मान ज्ञात करना है। यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए जो है दिया गया हम लोग को समीकरण कि y = mx + 4। ठीक है, तो यम का मान इसमें हम लोग को जो है ज्ञात करना है, इस यम का मान। ठीक है, mx + में 4। तो इस यम का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग को x और y का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो इस समीकरण को हल कर देंगे तो हम लोग को x और y का मान ज्ञात हो जाएगा और x और y का मान ज्ञात करने के बाद से हम लोग जो है यम का मान ज्ञात करेंगे। तो इस समीकरण को जो है हल करके हम लोग x और y का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है क्या करेंगे, x और y का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। ठीक है, तो आराम से जो ये खत्म हो जाएगा। विलोपन विधि से इसको हल कर लेते हैं हम लोग। तो विलोपन विधि से इसको जो है हल करके x और y का मान निकाल लेते हैं हम लोग। तो विलोपन से हम लोग करेंगे, विलोपन से। तो विलोपन से हम लोग करेंगे, तो विलोपन से करने के लिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, अर्थात समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 का मतलब अर्थात 2x + 3y = 11 और 2x माइनस में 4y = -24। ठीक है, घटाएंगे तो ये इसका चिन्ह बदल देंगे, इसका भी चिन्ह बदल देंगे और इसका भी चिन्ह बदल देंगे, यानी कि माइनस है तो प्लस कर देंगे, यहाँ भी माइनस है तो प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे। अब इसको जो है हम लोग जोड़ लेते हैं। तो प्लस है माइनस है खत्म हो जाएगा और ये प्लस है ये प्लस है तो जुड़ जाएगा, तो 7y हो जाएगा और ये भी जो है प्लस है ये भी प्लस में है तो ये भी जुड़ जाएगा। तो 4 1 5 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 35 बटे में हो जाएगा 7, 7 5 35, ये हो जाएगा 5। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 5। अब यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग समीकरण 1 में जो है y के इस मान को रख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि y के इस मान को, y के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पे हम लोग जो है 1 में रख देते हैं y के इस मान को। तो यहाँ पे अगर हम लोग रखते हैं तो 2x प्लस में 3 × y हो जाएगा, y का मतलब 5 बराबर है 11 के। तो यहाँ पे 2x प्लस में 5 × 15 बराबर हो गया 11। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 माइनस में 15 हो जाएगा ना, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा -15। तो 2x बराबर हो गया 11 - 15, यानी कि 2x बराबर कितना हो जाएगा, तो 15 में से 11 घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, और वो भी किस में होगा, माइनस में, क्योंकि माइनस का चिन्ह अधिक है। तो 2x बराबर -4, तो x बराबर हो जाएगा माइनस में जो है 4/2। अब 2 दूना हो जाएगा 4, यानी कि ये हो जाएगा -2, यानी कि x का वैल्यू प्राप्त हो गया आपका जो है -2। ठीक है, और y का वैल्यू हो गया 5। अब हम लोग जो इस मान को जो है क्या करते हैं, इस मान को जो है समीकरण नंबर इसमें जो हम लोग दिए गए समीकरण में जो है पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो दिए गए समीकरण में हम लोग इस मान को पेस्ट कर देते हैं। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, दिया गया समीकरण यम के मान के लिए, यम के मान के लिए दिया गया समीकरण
वाई बराबर एम एक्स आप प्लस में 4 में रखने पर, ठीक है, एक्स के मान निकालने के लिए दिया गया समीकरण वाई बराबर एम एक्स धन 4 में रखने पर अब देखिए इस मान को जो है हम लोग रख देते हैं। तो एक्स और वाई के मान, इस एक्स का मान और इस वाई का मान समीकरण में रख देते हैं। तो वाई के जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, तो वाई के जगह पे 5 लिख देना है और यम ऐसे ही रहेगा और एक्स के जगह पे माइनस कितना रख देंगे 2, ठीक है, और प्लस में 4, तो यम का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 बराबर यम का -2 में गुणा करेंगे तो माइनस में 2 यम हो जाएगा, अब प्लस में जो है 4 है ना। तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे 4 को इधर लाएंगे तो 5 माइनस में 4 हो जाएगा, अब बराबर माइनस में 2 यम है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्या कि 5 में से जो है 4 घटेगा तो ये हो जाएगा 1, प्लस में ही होगा, और ये हो गया माइनस में 2 यम। अब -2 यम को इधर लाते हैं तो 1 बटे माइनस में 2 यम हो जाएगा बराबर यम हो जाएगा, क्योंकि ये गुणा का संबंध है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो ये जो है यम का मान आपका निकल जाएगा 1/2 माइनस में 2 बराबर यम हो जा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो यही आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है, यम का मान 1/2 होगा माइनस में, ठीक है। तो यही आपका जो है आंसर हो जाएगा, यही आपका जो है सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ख में जो है दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो आइए इसको जो हम लोग सिद्ध करते हैं। तो चलते हैं अपने बोर्ड पे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो है कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज हैं तो इनका क्षेत्रफल के अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के, तो दो गो त्रिभुज बनाने की जरूरत पड़ेगी हम लोग को। तो दो समरूप त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं। एक जो है समरूप त्रिभुज ABC बना लेते हैं और एक जो है समरूप त्रिभुज PQR बना लेते हैं। और क्या, तो एक जो है ABC बना लीजिए और एक जो है त्रिभुज बनाइए PQR, ठीक है। अब एक त्रिभुज जो है ABC हो गया और एक त्रिभुज जो है PQR हो गया। अब चूंकि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है ना, यानी कि हम लोग को इसका क्षेत्रफल निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों हम लोग जो है इसमें जो है एक जो है लंब की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें हम लोग एक लंब बना लेते हैं, इस शीर्ष से जो है इस पर एक लंब डाल देते हैं और इसको लिखते हैं यम, ठीक है। और इसमें भी एक लंब डाल देते हैं, तो एक जो है लंब आ जाएगा आपका यहाँ पे और ये हो जाएगा यन कर दीजिए इसको, ठीक है। तो अब हम लोग जो है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। देखिए हम लोग को करना क्या है, तो हम लोग को जो है सबसे पहले जो है हम लोग को सिद्ध क्या करना है, ठीक है। हमको दिया गया है कि ABC जो है सबसे पहले लिख लीजिए दिया है, ठीक है। तो दिया है कि दो समरूप त्रिभुज यानी कि ABC और PQR जो है समरूप त्रिभुज है, दिया है, ठीक है। हम लोग जो है मान के लिए है कि एक त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज PQR है। तो हम लोग लिखेंगे कि दिया है दो समरूप त्रिभुज है, दो समरूप त्रिभुज दिया है, दो समरूप त्रिभुज ABC। दो समरूप त्रिभुज ABC क्या है, समरूप है, त्रिभुज ABC समरूप है PQR के। ये जो है दिया है, इसी से हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, कि हमने जो ये दो त्रिभुज लिया है, ये समरूप लिया है और यह दिया गया है कि ये दो कोई भी दो समरूप त्रिभुज हैं, ये कोई भी दो समरूप त्रिभुज है, यानी कि त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC क्या है, समरूप है, ठीक है। ये हम लोग को दिया है। हम लोग को सिद्ध क्या करना है, ये भी जो है लिख लेते हैं। तो सिद्ध करना है, हम लोग को सिद्ध क्या करना है, हम लोग को सिद्ध करना है कि इसके क्षेत्रफल का अनुपात, इसके क्षेत्रफल का यानी कि त्रिभुज ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर है इसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के, यानी कि या तो AB बटे PQ के वर्ग के अनुपात के बराबर सिद्ध कर दीजिए, या AB बटे संगत भुजा का अनुपात का मतलब AB बटे PQ का होल स्क्वायर सिद्ध कर दीजिए, या आप जो है AC बटे PR का जो है होल ऑफ स्क्वायर सिद्ध कर दीजिए, या आप जो है BC बटे QR के होल ऑफ स्क्वायर सिद्ध कर दीजिए, ठीक है। मतलब इसमें से कोई जो है इतना बराबर सिद्ध कर देना है, ठीक है।
या तो ए बी का स्क्वायर बटे पी क्यू का स्क्वायर कर दीजिए, या बी सी का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर कर दीजिए, या ए सी का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे क्या, उपपत्ति में, उपपत्ति। तो उपपत्ति में हम लोग लिख देंगे, देखिए हम लोग को दिया गया है, सबसे पहले जो दिया है उससे हम लोग लिख देते हैं। तो दिया है, क्या दिया है, तो दिया है हम लोग को कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी पी क्यू आर के, ये दिया हुआ है। तो देखिए जब दो समरूप त्रिभुज हैं तो दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं जो है क्या होती है, बड़ा अनुपातिक होती है। तो दो समरूप त्रिभुज अगर दिया है, तो अगर ये चीज़ हम लोग को दिया है तो हम लोग स्वतः ज्ञात कर सकते हैं कि ए बी बटे पी क्यू बराबर हो जाएगा किसके, बी सी बटे इसके, बी सी कर लीजिए चाहे ए सी कर लीजिए, मैंने ए बी बटे पी क्यू बराबर हो जाएगा ए सी बटे मैंने बटे पी आर के। ठीक है, ऐसा होता है। और बी सी बराबर हो जाएगा बी सी बटे क्यू आर, मैंने ए सी बटे पी आर बराबर हो जाएगा बी सी बटे क्यू आर के, क्योंकि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है ये बराबर होता है। तो ए बी के संगत जो है पी क्यू है, तो ए बी बटे पी क्यू हो जाएगा, ए सी के संगत पी आर है तो ए सी बटे पी आर हो जाएगा, और बी सी के संगत क्यू आर है तो बी सी बटे क्यू आर हो जाएगा। ये जो है क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। अब ये जो है समीकरण नंबर हम लोग 1 कर लेते हैं, एक काम आने वाला है, तो समीकरण नंबर 1 इसको मान लेते हैं। अब देखिए हम लोग को जो है क्षेत्रफलों का अनुपात इनके भुजाओं के अनुपात में जो है प्राप्त करना है। तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे, अब हम लोग क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी भुजा का अनुपात प्राप्त करते हैं क्षेत्रफलों के अनुपात से। तो हम लोग जो है सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे ए बी सी का। ठीक है, तो अब त्रिभुज ए बी सी में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, मैंने त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार इसमें जो है देख सकते हैं आप लोग, आधार इस त्रिभुज में आधार आपका बी सी होगा, तो बी सी आधार गुणा ऊंचाई, तो ऊंचाई जो है आपका ए एम हो जाएगा। तो यहाँ पे ले लेंगे हम लोग ए एम। ठीक है, ए एम ले लेंगे। और इसी तरह से हम लोग त्रिभुज किसको ले लेंगे, पी क्यू आर को, पी क्यू आर में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 आधार क्यू आर हो जाएगा इंटू ऊंचाई, तो ऊंचाई जो है पी एन कर देना है। ठीक है, तो ये जो है आपका जो है दो समीकरण बन गया, मैंने ये जो है इसका क्षेत्रफल निकल गया और इसका क्षेत्रफल निकल गया। तो अब हम लोग जो है अनुपात निकालते हैं इनके क्षेत्रफलों का। तो अब क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे, तो एंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/2 बी सी इंटू ए एम लिख सकते हैं ना, मैंने इसका जो क्षेत्रफल है तो इस इतना बटे इतना कर रहे हैं तो इतना बटे इतना भी लिख सकते हैं। तो 1/2 क्यू आर इंटू पी एन लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए इससे ये कट जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बी सी बटे बी सी इंटू ए एम है, बी सी बटे ए एम, बी सी इंटू ए एम बट्टे में हो जाएगा क्यू आर इंटू पी एन, नहीं हो जाएगा। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर भी लिख सकते हैं इंटू ए एम बटे ए पी एन भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग देखिए अब देखिए हम लोग को समीकरण 1 से प्राप्त है ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे है पी आर के, और
AC बटे है PR के। तो अभी जो है यहाँ से हम लोगों को AM बटे PN का अनुपात इसमें से कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो अब सबसे पहले हम लोग AM बटे PN बराबर एक अनुपात याद करते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब इसके लिए हम लोगों को इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को क्या करना पड़ेगा, समरूप करना पड़ेगा, ताकि अगर ये समरूप हो जाएंगे तो इसका अनुपात जो होगा इसके किसी एक भुजाओं के अनुपात के बराबर हो जाएगा। और जब भुजा के अनुपात के बराबर हो जाएगा तब हमको जो है AM बटे PN इन भुजाओं में से कुछ ज्ञात हो जाएगा। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ABM को जो है समरूप सिद्ध करना है। ABM समरूप माना हम लोग को ABM समरूप सिद्ध कर देना है PQN के, ठीक है। तो इसको जो है समरूप सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ले लेते हैं त्रिभुज। अब त्रिभुज ABM को जो है समरूप सिद्ध करते हैं। तो ABM में अगर हम लोग देखें तो त्रिभुज ABM में अगर हम लोग देखें तो देखिए त्रिभुज ABC समरूप है PQR के। तो ये जो है एंगल बराबर हो जाएगा इस एंगल के, हो जाएगा ना। तो हम लोग लिख सकते हैं में कोण B बराबर कोण लिख सकते हैं, कोण B बराबर लिख सकते हैं कोण Q के, लिख सकते हैं। ये हम लोग को दिया है समरूप त्रिभुज है, तो समरूप से, ठीक है, दिया समरूप है मतलब समरूप त्रिभुज से हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, दिया है समरूप से, ठीक है। अब समरूप कौन सी है कि त्रिभुज दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के। तो हम लोग लिख सकते हैं कि कोण B बराबर हो जाएगा कोण Q के। इसके बाद से जो है देखिए अगर हम लोग इसको जो है लंब डाले हैं तो ये वाला एंगल जो है क्या होगा, इस एंगल के बराबर होगा। यानी कि कोण क्या हो जाएगा AMB बराबर हो जाएगा कोण PN जो है Q के, ठीक है। तो देखिए अब ये भी जो है ये प्रत्येक 90 डिग्री है, लिख दीजिएगा प्रत्येक 90 डिग्री है। तो इससे जो है ये बराबर हो गया। अब ये बराबर हो गए तो देखिए अगर किसी त्रिभुज के जो है दो कोण अन्य किसी त्रिभुज के दो कोणों के बराबर होते हैं, त्रिभुज जो है क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इससे हम लोग जो है कह सकते हैं कोण समरूपता से, ठीक है ना, कोण समरूपता से जो ये स्वतः ही समरूप हो जाएगा। तो कोण समरूपता से हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ABM समरूप होगा त्रिभुज PNQ के, सॉरी त्रिभुज ABM तथा ये दोनों में हम लोग देखे हैं एक साथ, ठीक है ना, दोनों त्रिभुजों में एक साथ देखा गया है। तो PQN दोनों त्रिभुज लिया गया है ना, तो दोनों त्रिभुज यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो अब त्रिभुज ABM समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQN के। तो ये त्रिभुज समरूप हो गया। और जब ये त्रिभुज समरूप हो गए तो अब इसके संगत भाग यानी कि हम लोग लिख सकते हैं इसके संगत भाग, अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, चलिए इधर ही लिखते हैं। अब ये संगत भाग बराबर हो जाएगा यानी कि AB बटे PQ बराबर हो जाएगा AB बटे PQ बराबर हो जाएगा AM बटे PN के, ठीक है ना। यही अनुपात हम लोग को प्राप्त करना था। तो अगर समरूप हैं तो हम लोग अब लिख सकते हैं कि AB बटे PQ बराबर AM बटे कौन सी PN के बराबर, ठीक है। तो इसको समीकरण नंबर अब हम लोग कौन सा मान लें, तो इसको समीकरण नंबर हम लोग देखिए ये वाला समीकरण आपका जो है 2 हो जाएगा और ये वाला समीकरण आपका 3 हो जाएगा। तो अगर हम लोग जो है समीकरण देखिए यहाँ पे AM बटे PN है और यहाँ पे AM बटे PN है। तो AM बटे PN किसके बराबर हो जा रहा है, AB बटे PQ के, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए AM बटे PM बराबर हो जा रहा है AB बटे PQ के। और यहाँ समीकरण 1 में हम लोग देखे हैं
कि ए बी बटे पी क्यू किसके बराबर है, तो ए बी बटे पी क्यू बराबर है ए सी बटे पी आर के या बी सी बटे क्यू आर के। तो देखिए अब जहाँ पे हम लोगों को माने ए बी बटे पी क्यू बराबर हम लोग लिख सकते हैं बी सी बटे क्यू आर से। अब यहाँ पे देखिए ए बी बटे पी क्यू बराबर हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 से कि अब देखिए ए बी बटे पी क्यू बराबर हो जा रहा है बी सी बटे क्यू आर के, बी सी बटे क्यू आर के। ठीक है, चूँकि हम लोग को यहाँ पे बी सी प्राप्त है और ए एम के जगह पे हम लोग को बी सी लाना है। ठीक है, तो इसलिए हम जो है कुछ ऐसा प्रक्रिया कर रहे हैं कि ए एम के जगह पे बी सी आ जाए, ताकि गुणा करेंगे तो वर्ग आएगा। ठीक है, तो ए एम बटे पी एन हो रहा है। यहाँ पे देखिए ए एम बटे पी एन बराबर हो गया ए बी बटे पी क्यू के, ए बी बटे पी क्यू बराबर हो जा रहा है बी सी बटे क्यू आर के। ये समीकरण 1 से हम लोग लिया है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम लोग कह सकते हैं। देखिए समीकरण 1 में हम लोग को दिया गया है कि ए बी बटे पी क्यू बराबर है ए सी बटे पी आर के या ए सी बटे पी आर बराबर है बी सी बटे क्यू आर के। तो ए बी बटे पी क्यू बराबर हम लोग लिख सकते हैं बी सी बटे क्यू आर। तो ए बी बटे पी क्यू बराबर हम लोग लिख दिए बी सी बटे क्यू आर। अब देखिए यह चीज़ जो है इसके बराबर है और यह चीज़ इसके बराबर है, तो यह चीज़ इसके बराबर हो जाएगा स्वतः। तो समीकरण 3 और 1 से जो हम लोग लिख सकते हैं कि इसलिए क्या ए एम बटे पी एन बराबर हो जाएगा बी सी बटे क्यू आर के। तो ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब ये हो गया आपका समीकरण नंबर 4। तो समीकरण नंबर 4 के इस मान को समीकरण नंबर 2 में भर देते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 4 के इस मान को समीकरण नंबर 2 में भर देंगे तो आराम से हम लोग ए एम बटे पी एन की जगह पे जो है बी सी बटे क्यू आर लिख देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 4 और 2 से, समीकरण चाहे लिख देंगे समीकरण 4 के इस मान को, समीकरण 4 के इस मान को समीकरण 3 में रखने पर तो अब समीकरण 3 में रख दीजिए, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है ना, ये समीकरण 2 है, तो समीकरण 2 में रखने पर तो 2 में रख दीजिए। तो अब यहाँ पे हम लोग को समीकरण यही ना प्राप्त था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज ए बी सी बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया है, एरिया लिखिएगा, बराबर अब जो हम लोग यही ना प्राप्त है बी सी बटे क्यू आर, ए एम बटे पी एन की जगह पे फिर हम लोग बी सी बटे क्यू आर रख रहे हैं। ठीक है, तो रख दिया। तो अब ये क्या हो जाएगा बी सी गुणा बी सी, तो बी सी का वर्ग हो गया, क्यू आर गुणा क्यू आर, तो क्यू आर का वर्ग हो गया। ठीक है, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं कि बी सी बटे क्यू आर का वर्ग, होल ऑफ स्क्वायर दोनों पे वर्ग है, तो ये बी सी है। ठीक है, बी सी बटा क्यू आर। तो यही हम लोग को सिद्ध करना था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का जो एरिया है एरिया ऑफ, इसको लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर है बी सी बटे क्यू आर के, माने इसके किसी एक भुजा के अनुपात के बराबर आ गया। ठीक है, तो यही हम लोग को सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, एक नज़र आप लोग देख लीजिए और फिर से इसको उतार दीजिएगा जैसे जैसे लिखा गया है। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग अगला सवाल देखते हैं। क्या है अगला सवाल? अगला सवाल ग देखिए, ग में कह रहा है बिंदु ए जिसका निर्देशांक 3 और 2 दिया है तथा बिंदु बी जिसका निर्देशांक जो है 5 और 1 को मिलाने वाले रेखाखंड बिंदु पी पर जो है 1:2 के अनुपात में विभाजित हो जाता है तथा बिंदु पी रेखा इतना पर स्थित है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए हम लोग को जो है पी बिंदु का निर्देशांक निकाल लेना है और पी बिंदु का निर्देशांक निकालने के बाद से एक्स वाई का मान ज्ञात हो जाएगा, तो एक्स और वाई के जगह पे रख देना है, बराबर 0 से तुलना कर देंगे तो के का मान निकल जाएगा। तो आइए इसको हल, सबसे पहले ग में जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोग को ग में क्या दिया है, क्या दिया गया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, हमें दिया गया है 2 बिंदु ए और बी। तो ए जिसका निर्देशांक दिया है 3 और 2,
जिसका निर्देशांक कितना दिया है 3, 2 और बी बिंदु दिया है जिसका निर्देशांक है 5 और 1, 5 और 1 है ना। कह रहा है कि पी बिंदु पर एक संबंध 2 के अनुपात में। तो देखिए एक रेखाखंड बनाइए, एक रेखाखंड बनाइए, ठीक है। ए इसका बिंदु निर्धारित कर दीजिए, इसका बिंदु बी है, ठीक है। तो इसका निर्देशांक दिया हुआ है 3 और 2, ठीक है। और इसका निर्देशांक दिया हुआ है 5 और 1 दिया है, ठीक है। तो कह रहा है कि इस पे कोई बिंदु P है जो इसको एक संबंध 2 के अनुपात में। तो कोई बिंदु P है, मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु P है जो इसको एक संबंध है 2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, ठीक है, बिंदु P। तो इसका हम लोग जो है सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, x और y ज्ञात करना है, ठीक है। और यह बिंदु किसी रेखा पर अगर स्थित होगा तो वह यह इस दोनों के मान उसको संतुष्ट करेंगे, ठीक है। तो यह जो है किस बिंदु, यह P रेखा इस कह रहा है कि बिंदु P जो है रेखा किस पे स्थित है, रेखा स्थित है 3x - 18y। ये एक रेखा है, कौन सा रेखा है, तो 3x माइनस में 18y बराबर 18y अब प्लस में k बराबर 0 पर स्थित है। तो k का मान ज्ञात करना है, k का मान हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग x और y का मान निकाल लेते हैं, इसमें भर देंगे, अब बराबर 0 से तुलना कर देंगे तो आराम से k का मान निकल जाएगा, प्लस k है, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग x और y का मान निकालते हैं। तो देखिए इसको जो हम लोग किससे निकालेंगे, दो बिंदु पर अगर कोई बिंदु स्थित है तो वह जो किसी रेखा को किसी दिए गए अनुपात में विभाजित करती है। तो इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है बिंदु P के निर्देशांक के लिए, बिंदु P के निर्देशांक बराबर जो है क्या हो जाएगा, बिंदु P के निर्देशांक का जो है सूत्र होगा तो इसका सूत्र होगा क्या, अगर इसका x निकालना है तो x बराबर हो जाता है क्या, m1 इंटू x2 अधन में m2 इंटू x1, ठीक है। अब बटे में क्या हो जाता है, m1 धन m2 हो जाता है, ठीक है। और इसका अगर y निकालेंगे तो y के लिए हो जाता है m1 y2 अधन में m2 y1, अब बटे में फिर m1 धन m2 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग x2 और x1 का मान कहाँ से लाएंगे और y2 y1 का मान कहाँ से लाएंगे, तो इसको x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे, इसको y2 मान लेंगे, ठीक है। अब इस सूत्र में रख देते हैं तो x का मान निकल जाएगा हम लोगों को। तो x बराबर, अब निकालने के लिए m1, अब देखिए इसको m1 मान लीजिए कि m1 बराबर 1 है और इसको m2 मान लीजिए ये आपका 2 है, ठीक है। तो m1 के जगह पे रख दीजिए 1 और इंटू x2, तो x2 का मान देखिए क्या है, तो x2 का मान 5 है, तो यहाँ पे 5 भर दीजिए, अब प्लस में यहाँ पे हम लोग x निकाल रहे हैं, ठीक है। m2, तो m2 का मान 2 है इंटू x1, तो x1 का मान आपका 3 है, तो 3 भर दीजिए। अब बट्टे में क्या कर दीजिए m1 धन m2, तो m1 का मान यह 1, m2 का मान 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 गुणे 5 तो 5 ही होगा, अधन में 3 दूना 6 हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा 3 बराबर 6 5 11 बटे 3 हो गया, ठीक है। 11 बटे 6 5 11 बटे 3 हो गया, ठीक है, x का मान। अब y का मान निकाल लेते हैं हम लोग, तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो m1 का मान रखिए 1, अब y2 का मान देखिए तो 1 है, अधन में m2 का मान 2 है, अब y1 का मान कितना है, तो 2 है। अब बट्टे में रख दीजिए क्या, m1 धन m2 यानी कि 1 धन 2, तो कितना हो जाएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 और 2 का 2 में गुणा करेंगे 4, अब बट्टे में हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 5 बटे 3, ठीक है। तो y बराबर आपका ज्ञात हो गया 5 बटे 3 और x बराबर आपका ज्ञात हो गया 11 बटे 3। अब हम लिखेंगे, अब x और y के इस मान को दिए गए समीकरण किसमें, समीकरण 3x माइनस में 18y प्लस में k
बराबर 0 में रखने पर तो इसमें अब हम लोग मान रख देते हैं। ये क्या है 3 है ना, 3x है, ठीक है। तो इसमें मान भर देते हैं तो 3 इंटू एक्स के जगह पे भरेंगे 5 बटे एक्स के जगह पे 11/3 और माइनस में 18 गुणा वाई के जगह पे भरना है 5/3 अधन के बराबर 0 रख देना है। अब 3 से 3 कैंसिल, 3 छके 18 हो जाएगा, ठीक बराबर। तब इसको लिखते हैं तो 11 माइनस में 6×5 = 30 हो जाएगा। अब प्लस में के बराबर 0 रख देंगे। अब 11 में से 30 यानी कि 30 में से 11 घटा दीजिए तो 10 में से 1 जाएगा 9 हो जाएगा और 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। 19 अधन के, अब वो माइनस में होगा क्योंकि 30 अधिक है, माइनस का चिन्ह अधिक है, तो माइनस में 19 और प्लस के बराबर 0। तो के बराबर कितना हो जाएगा, -19 को इधर लाएंगे तो प्लस में 19 हो जाएगा। तो के का वैल्यू 19 हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर बराबर लिख सकते हैं हम लोग, आंसर में लिख सकते हैं के बराबर 19, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये वाला सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए घ में दिया गया है 2 घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 घन सेमी है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है। प्रत्येक घनाभ का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 6 का जो है घ देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 के घ में दिया है कि जो है 2 घनाभ हैं, तो 2 घनाभ जो है और जिसका जो आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। घनाभ का जो है आयतन दिया हुआ है, तो प्रत्येक घनाभ का जो है देखिए 2 घन है और इसका जो है आयतन दिया हुआ है जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 है। तो प्रत्येक की जो है देखिए दिया हुआ है 2 घन जिसमें प्रत्येक का आयतन दिया हुआ है, ठीक है। आयतन 64 घन सेमी है, 64 घन सेमी यानी कि सेंटीमीटर का क्यूब है, ठीक है, ये दिया हुआ है हम लोगों को। तो कह रहा है संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, इसमें प्रत्येक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम लोगों को जो है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई चाहिए, ठीक है। तो देखिए 2 घन है, 2 घन है, तो घन का मतलब क्या हुआ, देखिए एक घन जो है आपका 2 घन और सेम है, ठीक है। तो एक घन जो है मान लीजिए आपका ये हो गया, ठीक है, ये आपका जो है घन हो जाएगा। घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी जो है क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये मान लीजिए आपका ये घन हो गया, ठीक है। और फिर एक घन और इसी में जोड़ दिया जा रहा है, एक घन और इसी में जो है क्या कर दिया जा रहा है, जोड़ दिया जा रहा है, ठीक है। एक घन और इसी में जोड़ दिया जा रहा है यानी कि सब मिला के ऐसे कुछ आकृति बन जाएगा, ठीक है। ऐसे कुछ आकृति आपका बनेगा, ठीक है। एक जो है ऐसी आकृति कुछ बनेगी, गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है। ये अच्छा ये यहाँ से रहेगा ना, यहाँ से ये रहेगा और ऐसे मिलेगा, ठीक है। ऐसे कुछ आकृति एक घना बन जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग को जो है इसकी लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए और ऊंचाई चाहिए। तो देखिए घन का जो है, घन का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होता है। तो इसकी एक भुजा हम लोग ज्ञात कर लें तो इसकी जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। तो लिखेंगे घन का जो है एक भुजा के लिए, चूँकि लिखे हम देखिए इसमें दिया है कि आयतन जो है दिया 64 घन सेंटीमीटर है। तो आयतन बराबर घन का आयतन बराबर, ठीक है, घन का आयतन कितना होता है, तो भुजा का वर्ग होता है, भुजा का घन होता है, भुजा का क्यूब होता है। घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब होता है। तो घन का आयतन हमको दिया गया है तो इसकी एक भुजा ज्ञात करना है। तो घन का आयतन 64 है। अब भुजा का क्यूब, भुजा मान लेते हैं इसका ए है, तो इसका अगर क्यूब करें तो अब इसको इधर लाएंगे, तो इसको इधर लाएंगे तो ये घनमूल निकालना पड़ेगा, तो ए हो जाएगा, माना ये घनमूल में हो जाएगा 64। तो घनमूल में 64 का मतलब कि अब इसको गुणनखंड करेंगे और इसका 3 जोड़ा लग जाएगा, 3 का 1 ले लेते हैं। तो देखिए 4 × 4 गुणे 4 हो जाएगा, 4 × 4 = 64। 3 का जो है 1 निकाल देते हैं घनमूल में, तो ये हो जाएगा 4। तो इधर ए बराबर कितना हो जाएगा,
4, यानी कि इसकी एक भुजा ज्ञात हो गया घन का। तो अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा, ठीक है। तो सब मिला के और इसको जो है जोड़ा गया है तो ये भी 4 हो जाएगा। ये और ये मैंने अब यहाँ से जोड़ दिया गया तो ये टोटल लंबाई जो हो गया घनाभ का ये 4 + 4 हो जाएगा। और ये जो है चौड़ाई 4 रहेगा, ऊंचाई भी 4 रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम लोग देखें तो इस घनाभ का जो है लंबाई जो हो जाएगा तो 4 + 4 = 8 हो जाएगा, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई जो है आपका एल और बी को जो है चौड़ाई कहते हैं तो ये 4 हो जाएगा, और यह ऊंचाई कहते हैं ये भी जो है 4 रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे, जब ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात हो गया तो अब हम लोग जो है डायरेक्ट घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देते हैं। चूंकि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो घनाभ चूंकि में ऐसे रहेगा तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो इसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 × LB धन BH धन LH होता है, LH होता है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग मान भर देते हैं। तो 2 × LB, तो L का मान कितना है 8 है, 8 × B, तो B का मान कितना है 4 है, धन में BH, तो B का मान कितना है 4, H का मान भी 4 है, धन में LH, तो L का मान है 8 और H का मान कितना है 4, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है, 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो 2 × तो 8 चौका 32 हो जाएगा, 8 चौका 32 और 4 चौका 16 और धन में जो है 8 चौका 32 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 32 32 64 और धन 16 कितना हो जाएगा, तो 2 × 64 16, 6 4 10 के 0 और 6 1 7 1 8, 80 हो जाएगा। और 80 दूना जो है कितना हो जाएगा, तो 160, तो 160 वर्ग सेमी हो जाएगा। चूँकि ये क्षेत्रफल है तो वर्ग सेमी हो जाएगा। तो इस घनाभ का जो है क्षेत्रफल 160 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यही जो है आपका सॉल्यूशन होगा। ये आपका फिगर अगर ठीक ठाक नहीं बनेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। मैंने अगर इस फिगर को अगर हम लोग बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, तो अब हम लोग जो है डायरेक्ट जो है एक जो है बढ़न घनाभ बना दे रहे हैं, ठीक है, और इसको 2 बराबर भागों में बांट दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से बंट जा रहा है, अब डायरेक्ट ऐसे बना दीजिएगा, ठीक है, और ऐसे कर दीजिएगा, बस हो गया। बराबर भाग में ऐसे घनाभ बन जाएगा। ये 4 है, ये भी 4 है, ये 4 है आपका, ये भी 4 है, ठीक है। तो ये लंबाई की जगह पे आप लिख सकते हैं 8, ठीक है। अब घनाभ का हो जाएगा लंबाई, तो घनाभ का लंबाई बराबर 8 हो जाएगा, ठीक है। चौड़ाई ये B = 4 हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगा H, ठीक है। तो बस यही था आपका सवाल, और ये जो है सभी सवाल कर चुके हैं हम। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।